सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। जिला दर्शन सीरीज में आप अपने आज जिस जिले के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो जल महलों की नगरी, जो भरतपुर जिले से अलग होकर अपना नया जिला बना है डीग जिला, उसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। तो डीग जिले के बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। ये पहले डीग जिले का मानचित्र है, इसकी पहले मुख्य तहसीलों के नाम लिखेंगे, फिर आगे इसकी मुख्य डिटेल शुरू करेंगे। देखिएगा ये अपना डीग जिला है। अगर अपने बात करें डीग जिले का मेन जो जिला मुख्यालय है वो यहाँ पर है, ये मेन अपना डीग है। ठीक है, डी के उत्तर में यहाँ पर है कामा, डी के उत्तर में कामा है, कामा के उत्तर में है जुरहरा और उसी के पास में है पहाड़ी। अभी 5-7 दिन पहले जो आया था ना कि वापिस 33 जिले हो जाएंगे, ऐसी अफवाह आई थी, तो वो केवल इन 2 तहसीलों को लेकर थोड़ा सा विवाद हुआ था। सॉरी, कुमेर और राहर को लेकर वो विवाद हुआ था, अभी मैं आपको बताऊंगा। डी के दक्षिण में यहाँ पर है जनोथर और इसके दक्षिण में यहां पर है कुमेर, और कुमेर के बिल्कुल पास में यहां पर पड़ता है रारह। इन 2 तहसीलों को लेकर वो मात्र विवाद था कि ये 2 तहसीलें वापिस भरतपुर में मिलाने को लेकर थोड़ा सा विवाद हुआ था। जैसे अपने बीकानेर अनूपगढ़ वाला जो विवाद हुआ था ना, बाद में अनूपगढ़ की 2 तहसीलें जो बीकानेर से ली गई थी वो वापिस बीकानेर में मिला दी, तो वैसा थोड़ा विवाद हुआ था। जिले 50 ही रहेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा पहाड़ी के दक्षिण में यहाँ पर सीकरी है। ठीक है, उसके दक्षिण में यहाँ पर नगर है। ये डीग जिले की मुख्य तहसीलों के नाम है और ये सारा का सारा भरतपुर जिले से अलग होकर अपना नया जिला बना है। ठीक है, जीके के मेन फैक्ट की अगर अपने बात करें तो डीग जो जिला है, इस डीग का एक तो उपनाम अपने पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं इसको? जल महलों की नगरी। जल महलों की नगरी कहा जाता है। इसके अंदर जिस नदी का बहाव क्षेत्र है उस नदी का नाम यहाँ पर आता है रूपारेल नदी, और इसी को कहा जाता है लसवारी नदी। रूपारेल या लसवारी नदी का यहाँ पर बहाव क्षेत्र देखने को मिलता है। यहीं पर ऐतिहासिक सूरज महल इसी डी के अंदर है। यहीं पर ऐतिहासिक एक नंद भवन इसी डीग में स्थित है। रूपारेल नदी का यहाँ पर बहाव क्षेत्र है। सीकरी की बात करें तो इसी शहर के नाम का यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, सीकरी बांध। सीकरी बांध किस नदी पर बना हुआ है तो याद रखना रूपारेल नदी पर बना हुआ है, जिसका सबसे प्राचीन नाम लसवारी मिलता है। उसी के अंदर ये यहाँ पर सीकरी बांध बना हुआ है। कामा की अगर बात करें तो कामा के अंदर एक तो यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर कामा डी के अंदर है। यहीं पर भोजन थाली का मेला कामा डी के अंदर लगता है। भोजन थाली का मेला लक्ष्मण मंदिर है। इसके अलावा एक नाम और भी तो आता है, गंगा दशहरा मेला। गंगा दशहरा मेला भी डीग का है। इसके अलावा अगर अपने कुम्हेर की बात करें तो कुम्हेर पहले भरतपुर में था, अब डीग में था। यहाँ पर मूरा नस्ल की भैंस का प्रजनन केंद्र है। मूरा नस्ल की भैंस का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है तो कुम्हेर डीग के अंदर है। तो ये डीग जिले की ऐतिहासिक शहरों के नाम है, और इन शहरों के बारे में मेन जो हमें जीके के फैक्ट जो पढ़ने होते हैं वो फैक्ट ये है। ठीक है, तो ये डीग जिले का अपना पूरा मानचित्र है। एक बार इसको ढंग से आप देख लीजिए, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब देखो इस डीग जिले के बारे में अन्य अगर अपने डिटेल शुरू करें तो पहले अपने बात करते हैं डीग जिले का जो सामान्य परिचय है।
सामान्य परिचय का मतलब है कि बेसिक जो बातें हैं इसके बारे में, जैसे नवीनतम कोई भी जिला पढ़ोगे तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि 4 ऐसी बातें हैं जो सभी नए जिलों में कॉमन रहेगी। क्या क्या रहेगी अब तो आपको याद हो गया होगा। जिला बनाने की घोषणा, राजस्थान में 19 नए जिलों को बनाने की घोषणा कब हुई थी? एक ही दिन हुई थी। सभी 19 जिलों को मंत्रिमंडल की मंजूरी एक ही दिन मिली थी। सभी नवीनतम जिलों की अंतिम अधिसूचना जारी भी एक ही दिन हुई थी और सभी नवीनतम जिलों का स्थापना दिवस भी एक ही दिन मनाया गया था अशोक गहलोत की सरकार के अंदर। तो जिला बनाने की घोषणा कब की है कि राजस्थान में 19 नए जिले बनेंगे, ये उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कब बोला था? 17 मार्च 2023 को बोला था। मंत्रिमंडल की मंजूरी कब मिली थी? 4 अगस्त 2023 को मिली थी। अधिसूचना जारी हुई थी अंतिम 6 अगस्त 2023 को और स्थापना दिवस कब मनाया गया था? 7 अगस्त 2023 को। ठीक है, जितने भी नए जिले हैं। अब डीग जिले का उद्घाटन करता, डीग जिले का जो उद्घाटन करता था वो था उस समय विश्वेंद्र सिंह। विश्वेंद्र सिंह जो उस समय हमारे पर्यटन मंत्री थे, वो इसके उद्घाटन करता थे। डीग जिले का प्रथम कलेक्टर, प्रथम कलेक्टर बनाया गया था शरद मेहरा को, शरद मेहरा को। और डीग जिले का प्रथम पुलिस अधीक्षक किसे बनाया गया था? तो ब्रजेश ज्योति को। और डीग जो जिला है ये पूरा का पूरा किस जिले से अलग होकर नया जिला बना? तो याद रखो ये केवल भरतपुर से अलग होकर हमारा नया जिला बना था। कौन सा? डीग जिला। किससे अलग होकर? भरतपुर से अलग होकर एक नया जिला बना था। ठीक है, यह सामान्य सी बात हो गई। उसके बाद अगर अपने बात करें कि डीग जिले की जो स्थलीय सीमा है वो किस प्रकार की, तो याद रखना डीग जो जिला है एक तो ये हरियाणा राज्य के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा स्पर्श करता है। अंतर्राज्यीय सीमा ये साझा करता है, मतलब डीग का पड़ोसी राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। प्लस यूपी के साथ में भी ये अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। तो डीग एक ऐसा जिला है जो दो राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। किस किस को? हरियाणा को, यूपी को। हरियाणा व यूपी दोनों की सीमा को जोड़ने वाला जो जिला वो डीग है। अच्छी बात यह है कि पड़ोसी राज्य भी इसके दो है और डीग जिले के पड़ोसी जो जिले हैं वो भी दो है, यानी कि ये दो जिलों की भी सीमा को स्पर्श करता है। एक तो जिससे अलग हुआ और एक जो जिला इसके उत्तर में है अलवर, इन दो जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। दो राज्यों को टच करता है, दो जिलों को स्पर्श करता है। ये डीग का सामान्य परिचय है। अब डीग जिले के जो जियोग्राफी के मुख्य फैक्ट है उनके ऊपर अपने बात कर लेते हैं। जैसे अपने प्रत्येक में पहले क्या पढ़ते हैं? वहां की जलवायु पढ़ते हैं कि जलवायु कैसी है। तो जलवायु के अंदर अपने 4 फैक्ट पढ़ते हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार याद रखो डीग जिले की जलवायु कैसी है? आर्द्र जलवायु है। ठीक है। कोपेन के अनुसार डीग जिले की जलवायु CWG है। किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। थॉर्नवेट के अनुसार डीग जिले की जलवायु DAW है और ट्री वार्ता के अनुसार डीग की जलवायु CAW है। और सामान्यतः अगर बात करें तो डी की जलवायु कैसी है? आर्द्र जलवायु है। किसके अनुसार? भारतीय मौसम विभाग के अनुसार। जिला दर्शन का जो ऑनलाइन बैच है ना उसके ऊपर अभी ऑफर चल रहा है,
तो अगर आप राजस्थान जीके को बेहतरीन तरीके से अगर मेरे साथ लाइव बैच में अगर पढ़ना चाहते हो तो संकल्प की ऐप के ऊपर जाकर आप जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच के अंदर एडमिशन ले सकते हो 15% की। और अगर आपको छूट चाहिए तो कूपन कोड के अंदर संकल्प 50 कूपन कोड लगाकर उसको अप्लाई कर लेना, 15% का और आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी 5-7 दिन के लिए उसके अंदर नाम मात्र की फीस की हुई है, बाद में उसकी फीस बढ़ा दी जाएगी, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद डीग जिले में किस प्रकार की मिट्टी है, तो हमें डिटेल के अंदर जैसे जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच में शायद आपको बताया था कि पूर्वी राजस्थान का जो धरातल है वो मैदानी है। और मैदानी धरातल कौन सा होता है? जिस धरातल का निर्माण नदियों के बहाव क्षेत्र में आने वाली जलोढ़ मिट्टी से होता है, या इसी को कछारी मिट्टी बोलते हैं, इसी को दोमट मिट्टी कहा जाता है, इसी को नवीन कांपीय मिट्टी कहा जाता है, नवीन कांपीय मिट्टी कहा जाता है, इसी को ब्लैक कॉटन सोइल कहा जाता है। तो पूर्वी राजस्थान के अधिकतर जिलों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लेकिन अगर अपने वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के अंदर अधिकांश जिलों के अंदर अल्फी सोइल पाई जाती है। कौन सी? अल्फी सोइल। तो ये डीग जिले में इस मिट्टी की मुख्य रूप से प्रधानता पाई जाती है। डीग जिले की अगर अपने बात करें अपवाह तंत्र की, कि यहाँ पर कौन कौन सी नदियां बहती है, तो डीग जिले के अंदर याद रखना एक नदी बहती है जो यहाँ पर आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी मानी जाती है। किस अपवाह तंत्र की? आंतरिक अपवाह तंत्र की, जो कि अपने राज्य का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इस अपवाह तंत्र की नदी का बहाव क्षेत्र यहाँ पर मिलता है रूपारेल नदी का। रूपारेल नदी को याद रखो लसवारी नदी कहा जाता है, इसका सबसे प्राचीन नाम है। इसी को बारह नदी कहा जाता है, इसी को वराह नदी कहा जाता है। इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो इस डीग जिले में है। रूपारेल नदी का उद्गम अलवर जिले की थानागाजी तहसील में स्थित उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। डीग जिले में बहने के पश्चात ये भरतपुर जिले में जाती है, वहां पर एक कस्बे का नाम आता है कुशलपुरा कस्बा, वहां पर जाकर वो रूपारेल नदी जो है वो विलुप्त हो जाती है। इसी रूपारेल नदी के ऊपर इस डीग जिले के अंदर एक तो डीग महल बने हुए हैं जो जल महल है, और इसी डीग जिले के अंदर रूपारेल नदी के ऊपर ऐतिहासिक एक बांध बना हुआ है, सीकरी बांध। कौन सा है? सीकरी बांध। भरतपुर जिले में इसी के ऊपर नोह की सभ्यता है, और भरतपुर जिले में इसी नदी पर एक मोती झील बांध भी बना हुआ है। ठीक है, तो सीकरी बांध किस जिले में है? डीग जिले में। किस नदी पर है? तो इसी रूपारेल नदी के ऊपर यहाँ पर ये ऐतिहासिक जो है वो बांध बना हुआ है। इसके अलावा अगर अपने बात करें डीग जिले के बारे में, तो डीग के अंदर केवल एक नदी बहती है, रूपारेल नदी। अन्य अगर अपने बात करें कि डीग जिले के अंदर संचालित होने वाली मुख्य रूप से नहर परियोजना कौन सी है, तो डीग जिले का जब आप अध्ययन करोगे तो यहाँ पर जिस नहर परियोजना का नाम आएगा उस नहर परियोजना का नाम है गुड़गांव नहर परियोजना। गुड़गांव नहर परियोजना, इसी को अब वर्तमान में बोलते हैं पश्चिमी यमुना लिंक नहर परियोजना। इस नहर परियोजना का फायदा पहले भरतपुर जिले को मिलता था, लेकिन अब किसको मिलता है? डीग जिले को मिलता है। अब इसमें 2-4 बातें याद रखो कि ये नहर परियोजना एक संयुक्त परियोजना है, केवल हमारे राजस्थान की नहीं है। इसमें हमारे राजस्थान के साथ में जो हिस्सेदारी है वो किस राज्य की है, तो याद रखो हरियाणा की है। ये राजस्थान व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। और इस नहर परियोजना को किस नदी से उद्गम किया गया, तो याद करो इस नहर को यमुना नदी के ऊपर विकसित किया गया है। और इस नहर का उद्गम यमुना नदी से कहां से होता है, तो याद रखो यमुना नदी पर एक हेड का नाम आता है ओखला हेड। कौन सी हेड है? ओखला हेड है। इस हेड से इस नहर का उद्गम होता है। कौन सी हेड से? ओखला हेड से। इस नहर का राज्य में प्रवेश कहां से होता है, तो डीग जिले का एक कस्बे का नाम आता है जुरेरा कस्बा। कामा तहसील का ये है जुरेरा कस्बा, यहां से ये प्रवेश करती है। इस नहर परियोजना से लाभ प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है, तो जिला वर्तमान में एक ही काउंट होगा। कौन सा? डीग जिला, पहले भरतपुर था। ये मेन फैक्ट ढंग से याद रखना।
कि गुड़गांव नहर परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो डीग जिले से। और याद रखो डीग की 2 तहसीलों को ये जलापूर्ति करवाती है नहर, एक तो कामा को और एक डीग को। और गुड़गांव नहर याद रखो राजस्थान व हरियाणा दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। किस नदी पर? यमुना नदी पर है। उद्गम कहां से होता है, तो यमुना पर स्थित ओखला हेड से होता है। प्रश्न आया एक बार पेपर में कि ओखला हेड का राज्य में प्रवेश द्वार क्या है, तो डीग जिले का जुरेरा कस्बा है। यानी कि यही नहर एक प्रकार से ओखला हेड का पानी लेकर आती है। कहां से प्रवेश करती है? डीग जिले के जुरेरा कस्बे से ये नहर प्रवेश करती है। और इस नहर की जो कुल लंबाई है, अगर याद करो तो कर लेना, 58 किलोमीटर है। कितनी? 58 किलोमीटर। और इस नहर का जो निर्माण कार्य है वो वर्ष 1966 में शुरू हुआ था और वर्ष 1985 में इस नहर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। और लंबाई कितनी है, तो इसकी 58 किलोमीटर है। ये डीग जिले की मुख्य नहर परियोजना है। अब अगर डीग जिले के अंदर मुख्य कला संस्कृति के फैक्ट की बात करें, तो डीग जिले के अंदर मुख्य रूप से एक जल महल विद्यमान है, जिसके लिए फेमस है। कौन से? डीग के जल महल। डीग के जल महल कौन से जिले में? डीग जिले में है। कौन से? डीग के जल महल। अब इन डीग के जल महलों का निर्माण भरतपुर के शासक सूरजमल जाट ने करवाया था, जिसको जाटों का प्लेटो कहा जाता है। और इसी को अफलातून राजा भी कहा जाता है और जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। किसने निर्माण करवाया? भरतपुर के राजा सूरजमल जाट ने। और इस जल महल को जलापूर्ति याद रखो कौन सी नदी करवाती है, तो याद रखना रूपारेल नदी। इसी का सबसे प्राचीन नाम क्या है? लसवारी नदी। ये डी के जल महलों को जलापूर्ति करवाती है। इसके अलावा याद रखना एक तो महल का नाम आता है सूरज महल, वैसे आपको मानचित्र में ये दोनों लिखवा दिए थे, सूरज महल। और ए का नाम आता है नंद भवन। ये दोनों जो पर्यटक स्थल है, दोनों जो भवन है, ये कौन से जिले में है? डीग जिले में है। कौन कौन से? सूरज महल और नंद भवन, ये दोनों डीग जिले के अंदर है। इसके अलावा याद रखना एक छतरी का नाम आता है खांडेराव होलकर की छतरी। खांडेराव होलकर की जो छतरी है ये भी कौन से जिले में स्थित है, तो याद रखना डीग जिले में स्थित है। किसकी छतरी? खांडेराव होलकर की छतरी भी कहां पर है? डीग जिले के अंदर है। पेपर में मोस्ट आने वाला यहां पर एक मेले का नाम आता है जो खूब आता है, याद रखना भोजन थाली का मेला। भोजन थाली का मेला कहाँ लगता है, तो ये डीग जिले में लगता है। कौन सा मेला? भोजन थाली का मेला। कब लगता है, तो याद रखना ये लगता है भाद्र शुक्ल पंचमी को। भाद्र शुक्ल पंचमी को। आप ये बताओ नाग पंचमी कब आती है, कमेंट करके बताना। भोजन थाली का मेला किस जिले का प्रसिद्ध है? डीग जिले का। कब लगता है? भाद्र शुक्ल पंचमी को। डी के जल महल, सूरज महल, नंद भवन डीग जिले में है। खांडेराव होलकर की छतरी, खांडेराव होलकर की छतरी भरतपुर को खांडा करके डीग जिला बनाया, तो खांडेराव होलकर की छतरी डीग जिले में है। भोजन थाली का मेला भी डीग में लगता है। डिग्गी के अंदर भोजन नहीं करना, थाली लेकर डिग्गी में नहीं घुसना, तो भोजन थाली का मेला डीग जिले में लगता है। कब लगता है, तो ये भाद्र शुक्ल पंचमी को लगता है। एक डीग जिले में फेमस मेला अगर आपने सुना हो तो एक मेले का नाम आता है ब्रज यात्री मेला। ब्रज यात्री मेला ये भी कौन से जिले का फेमस है? ये भी याद रखना डीग जिले का फेमस है। कौन सा? ब्रज यात्री मेला। और ये यहां पर कब लगता है, तो याद रखना ये लगता है माघ कृष्ण द्वादशी, यानी कि अपने जिसको बारस बोलते हैं उससे लेकर माघ शुक्ल पंचमी तक। कौन सा? ब्रिज यात्री मेला। ब्रिज यात्री मेला कहाँ का है, तो डीग जिले का फेमस है। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण भोजन थाली मेले के बाद दूसरा, बस ये एक मेला याद रखना, गंगा
दशहरा मेला। गंगा दशहरा मेला भी कौन से जिले का फेमस है? डीग जिले का फेमस है। कब लगता है? तो याद रखना ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को डीग जिले में लगता है गंगा दशहरा का मेला। कब लगता है? ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को लगता है। जो जिले का नाम है उसी के नाम का यहाँ पर दुर्ग है। कौन सा? डीग दुर्ग। कहाँ पर? डीग जिले के अंदर है। कौन सा दुर्ग? डीग दुर्ग है। और इस दुर्ग का जो निर्माण है, इस दुर्ग का जो निर्माण है यहाँ के राजा महाराजा सूरजमल जाट ने करवाया था। महाराजा सूरजमल जाट ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया और महाराजा सूरजमल जाट को जाटों का प्लेटो कहा जाता है और अफलातून राजा भी कहा जाता है। इसी सूरजमल जाट के द्वारा निर्मित यहाँ पर एक महल का नाम आता है कृष्ण विलास महल। कृष्ण विलास महल। ये भी कौन से जिले में? डीग जिले में। किसके द्वारा बनवाया गया? महाराजा सूरजमल जाट के द्वारा बनवाया गया था। ये डीग जिले से संबंधित मुख्य फैक्ट है। दोबारा सुनिएगा, समझिएगा, याद करने का प्रयास करना। छोटा सा जिला है, कोई बहुत बड़ा जिला है नहीं। देखो ये डीग जिला है जो किससे अलग हुआ था? पूरा का पूरा भरतपुर जिले से अलग हुआ था। डीग की मुख्य तहसीलें कौन कौन सी है? डीग, जनुथर, कुम्हेर और राहर, नगर, सीकरी, पहाड़ी, जुरेहरा। ये डीग जिले की मुख्य तहसीलें हैं। डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है, यानी कि डीग का उपनाम क्या? जल महलों की नगरी है। डीग शहर में जिस नदी का बहाव क्षेत्र है या ये जिस नदी के किनारे पर है उसका नाम है रूपारे या लसवारी नदी। इसी के अंदर सूरज महल है, इसी के अंदर नंद भवन है। अभी अपने डिटेल में पढ़े थे। कुम्हेर जो है ना पहले भरतपुर में था, अब डीग में था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ढंग से याद रखना, क्योंकि यहाँ पर राज्य में सबसे ज्यादा पाली जाने वाली मुरा नस्ल की भैंस का प्रजनन केंद्र है। कुम्हेर डीग के अंदर है। सीकरी इसी के नाम का बांध बना है। सीकरी बांध किस नदी पर बना है? रूपारेल नदी पर बना है। कामा की बात करें तो कामा के अंदर दो मेले बड़े काम के हैं, गंगा दशहरा मेला और भोजन थाली का मेला। और यहाँ पर ऐतिहासिक एक मंदिर किसका बना हुआ है? लक्ष्मण मंदिर बना हुआ है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो कामा डी के अंदर बना हुआ है। कौन सा मंदिर? लक्ष्मण मंदिर। अब देखो जितने भी नए जिले बने हैं, कितने? 19 नए जिले बने हैं। 19 में 4 सबके अंदर सेम कॉमन चीज है। जिला बनाने की घोषणा 17 मार्च 2023। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली कब? 4 अगस्त 2023। अधिसूचना जारी 6 अगस्त 2023 और स्थापना दिवस मनाया गया 7 अगस्त 2023। डीग का उद्घाटन करता उस समय के हमारे पर्यटक मंत्री थे विश्वेंद्र सिंह। प्रथम कलेक्टर शरद मेहरा थी और शरद मेहरा को बनाया गया था। और प्रथम पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश ज्योति को बनाया गया था। और डीग जिला जो है वो किससे अलग होकर नया जिला बना? तो भरतपुर जिले से ये अलग होकर नया जिला बना था। डीग की स्थलीय सीमा की बात करें तो ये 2 राज्यों को स्पर्श करता है, हरियाणा व यूपी। और 2 इसके पड़ोसी जिले हैं, ऊपर अलवर नीचे भरतपुर, और 2 ही पड़ोसी राज्य है। जियोग्राफी की बात करें तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार डीग की जलवायु आर्द्र जलवायु है। कोपेन के अनुसार CWG है। फॉरनवेट DA है और ट्री वार्ता CAW है। कैसे है वो चीज हमने पढ़ी थी। जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच के अंदर अपने सब चीजों को डिटेल में पढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच में एडमिशन नहीं लिया तो अभी आप नाम मात्र की फीस में उस ऑनलाइन कोर्स के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। 15% का अतिरिक्त डिस्काउंट पाने के लिए संकल्प 50 कूपन कोड जरूर अप्लाई करना। 15% का और आपको ऑफर मिल जाएगा। मिट्टी की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के अधिकांश जिलों में जलोढ़, कछारी, दोमट या नवीन कांपीय मिट्टी है। एक ही मिट्टी के नाम है। और वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करें तो यहाँ पर अल्फी सोइल पाई जाती है। अपवाह तंत्र की बात करें तो डीग जिले के अंदर आंतरिक अपवाह तंत्र की जो नदी है रूपारेल नदी, उस नदी का यहाँ पर बहाव क्षेत्र है। और रूपारेल नदी का ही सबसे प्राचीन नाम है लसवारी नदी। इसी को कहा जाता है बारह या वराहा नदी भी इसी को कहा जाता है। इसके अलावा अगर बांध की बात करें तो इसी रूपारेल नदी के ऊपर डीग जिले के अंदर सीकरी बांध बना हुआ है। और डी के महल भी इसी के किनारे पर है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल जाट ने करवाया था। याद रखना इस रूपारेल नदी के ऊपर भरतपुर जिले के अंदर जो बांध बना है वो कौन सा? मोती झील बांध है। और इसका निर्माण भरतपुर में सूरजमल जाट ने करवाया था। एकमात्र ऐसा बांध है जिसके पानी में, याद रखो, सबसे ज्यादा नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा
नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। मोती झील बांध में, ये भी इसी रूपारेल के ऊपर बना हुआ है और ये भरतपुर जिले के अंदर आता है। इसके अलावा अन्य अगर अपने बात करें तो नहर परियोजना की बात करें तो डीग जिले को गुड़गांव नहर परियोजना से जलापूर्ति होती है। उसी का नया नाम पश्चिमी यमुना लिंक नहर परियोजना है। गुड़गांव हरियाणा में है तो ये राजस्थान हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इस नहर को यमुना नदी पर विकसित किया गया। उद्गम इसका यमुना पर ओखला हेड से होता है। प्रवेश इसका कामा तहसील के जुरेरा कस्बे से होता है। लाभ इसका केवल एक जिले को मिलता है, पहले भरतपुर को, अब डीग को, और डीग जिले की 2 तहसीलों को जलापूर्ति करवाती है, कामा और डीग। और गुड़गांव नहर का निर्माण 1966 में शुरू हुआ, 1985 में पूरा हुआ और नहर की टोटल लंबाई मात्र 58 किलोमीटर है। कल्चर के मुख्य फैक्ट देखें तो यहाँ पर डीग के जल महल है, जिसका निर्माण यहाँ के राजा सूरजमल जाट ने करवाया था, जिसको जाटों का प्लेटो व अफलातून राजा कहा जाता है। और डीग के जल महलों को जलापूर्ति करवाने का काम कौन सी नदी करती है? रूपारेल नदी करती है। सूरज महल और नंद भवन भी डीग जिले में है। खांडेराव होलकर की छतरी भी डीग के अंदर है। भोजन थाली का मेला, गंगा दशहरा का मेला और लक्ष्मण मंदिर भी कहां पर है? तो डीग जिले के अंदर है। ये भाद्र शुक्ल सप्तमी को पंचमी को मेला लगता है। ब्रिज यात्री मेला भी डीग का है। गंगा दशहरा मेला भी डीग का है। और डीग दुर्ग भी डीग जिले में, जिसका निर्माण महाराजा सूरजमल जाट ने करवाया था। इसी सूरजमल जाट ने डीग जिले में कृष्ण विलास महल का भी निर्माण करवाया था। तो ये अपना डीग जिला था। मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आपको ये जिला कैसे लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेन कमेंट बॉक्स में अच्छे से कमेंट जरूर करना, ताकि जिला दर्शन वाली जो क्लास है ये आपके लिए मैं कंटिन्यू लेकर आ जाऊं। बाकी जिला दर्शन की जो बुक्स है ये मार्केट के अंदर उपलब्ध है, एक बार इस पुस्तक को देखना जरूर। और अगर आप 50 जिलों को डिस्ट्रिक्ट वाइज मानचित्र के साथ मेरे साथ लाइव बैच में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये जिला दर्शन का ऑनलाइन बैच है जो मैंने शुरू कर रखा है। नाम मात्र की फीस मैंने इसकी कर रखी है। इसके अलावा उसी फीस में और छूट लेने के लिए संकल्प 50 कूपन कोड अगर आप अप्लाई करोगे तो 15% की आपको छूट इस ऑनलाइन कोर्स के अंदर और मिल जाएगी। फायदा क्या होगा? इस ऑनलाइन बैच के अंदर आपको राजस्थान की जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, करंट जीके के फैक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको पूरा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। मतलब बैच जिला दर्शन का है, नाम इसका ये है, लेकिन ये मान लो कि एक ही बैच में कंप्लीट आपका नया राजस्थान जीके कवर होगा। कम से कम 3 से 4 महीने तक ये लाइव बैच चलेगा। 3-4 महीने में अपना इसका सिलेबस पूरा होगा। 1 साल तक आपके लिए आपके पास उस बैच का बैकअप रहेगा। 1 साल तक कितनी मर्जी बार आप क्लास को देख सकते हो, सुन सकते हो। और बाकायदा इसी बैच में आपको ऑनलाइन फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। प्रत्येक जिले का अलग अलग टेस्ट होगा और एक संभाग का भी, प्रत्येक संभाग का एक मेजर टेस्ट भी रहा करेगा। प्लस प्रत्येक टेस्ट के डाउट सेशन की भी फ्री क्लास आपको इसी कोर्स के अंदर मिलेगी। तो राजस्थान जीके को बेहतरीन करने का एक अच्छा मौका है। इस बैच के अंदर आप लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, तो अगली क्लास में फिर एक नए जिले के साथ मिलेंगे। तब तक ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन फ्री रहिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।